Today, let's we can discuss about the next topic, which is sedative and hypnotics. अब तक की प्रीवियस क्लास जो हमने बात किया था वो था एनेस्थेटिक्स के बारे में, जिसमें हमने जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बात किया, फिर लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं इसके बारे में बात किया। आज हम कंप्लीटली बात करेंगे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में। देखिए, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। पहले तो आप यही समझ लीजिए डिप्रेसेंट क्या होता है और सप्रेसेंट क्या होता है। देखिए, किसी भी एक्शन को अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो उस कम करने को हम डिप्रेस करना बोलते हैं, और अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को पूरी तरीके से हम रोक दे रहे हैं उसको हम सप्रेस बोलते हैं। ठीक है, कम करने को डिप्रेस और रोकने को सप्रेस, तो डिप्रेशन और सप्रेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोला जाता है। तो ये क्या है, डिप्रेसेंट है। ठीक है, तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं, जो बेसिकली हमारी डिप्रेशन ड्रग का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। अब ये ड्रग्स भी ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस या स्लो डाउन करती है, कई बार रोक भी देती है और कई बार स्लो डाउन का मतलब कि डिप्रेस भी करती हैं, जिससे क्या होता है, एनजाइटी कम होती है, रिलैक्सेशन मिलता है और स्लीप इंड्यूस होती है, स्पेशली नींद के लिए। ठीक है, तो दोनों ड्रग्स का बेसिक मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन डोज सबसे अहम जो चीज़ यहाँ पे है, सबसे फोकस्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली चीज़ इन दोनों के बीच में जो है वो है डोज, इनकी मात्रा। ठीक है, तो डोज और इंटेंसिटी जो है, ठीक है, ये सीरियस डिप्रेशन के हिसाब से इनका इफ़ेक्ट अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स को शुरू में आप सभी को समझनी चाहिए, ठीक है, वो ये है कि एक ही ड्रग लो डोज पर सेडेटिव की तरह एक्ट कर सकती है और हायर डोज पे हिप्नोटिक की तरह। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप डोज कम दोगे तो वो सेडेटिव एक्शन देगी, उसी ड्रग की डोज को बढ़ा दोगे तो वो हिप्नोटिक जैसा व्यवहार करेगी। अभी आगे हम बात करेंगे सेडेटिव और हिप्नोटिक क्या है, बट थोड़ा सा और। तो इसीलिए सेडेटिव और हिप्नोटिक दो अलग केमिकल ग्रुप्स नहीं हैं। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ये सेम ड्रग्स होती हैं जो डिफरेंट डोजेस पर डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें सेडेटिव्स क्या है, चलो हम बात करते हैं। अभी इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं कि सेडेटिव और हिप्नोटिक हैं क्या। ठीक है, सेडेटिव्स वो ड्रग्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्सेसिव एक्टिविटी, एक्सेसिव का मतलब जो ज़्यादा, जैसे कि बहुत जो एनजाइटी वाली हैं, डिप्रेशन वाली हैं, जो चीज़ें आपको नॉर्मल बिहेवियर से अलग कराए। ठीक है, इन एक्टिविटी को क्या करती है, ये रिड्यूस करती है और पेशेंट को काम, काम का मतलब कि शांत, रिलैक्स्ड और एनजाइटी फ्री बनाती है, बिना नॉर्मल कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली लॉस कराए, मतलब कि उस इंसान को बिना सुलाए या बिना बेहोश कराए उसको नॉर्मली तरीके से वो शांत रखने की कोशिश करती हैं। सिंपल वर्ड्स में सेडेटिव ड्रग्स पेशेंट को सुलाते नहीं हैं, बल्कि उसके माइंड को शांत और रिलैक्स करती हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, उसके अलावा इन ड्रग्स के यूज़ के बाद पेशेंट रिलैक्स फील करेगा, एनजाइटी और नर्वसनेस उसकी कम हो जाती है, इमोशनल एक्साइटमेंट डिक्रीज होती है, इरिटेबिलिटी कम होती है, उसकी मेंटल टेंशन रिड्यूस होती है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और नॉर्मल एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म कर सकता है। तो सेडेटिव्स का मेन पर्पस स्लीप देना नहीं होता है। अगर पेशेंट नेचुरली सोना चाहे तो सेडेशन की वजह से उसे नींद आसानी से आ सकती है। ठीक है, लेकिन ड्रग फोर्सफुली स्लीप इंड्यूस नहीं करती। एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, सपोज दैट एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले बहुत एनजाइटी है, बहुत एंजियस है, हार्ट बीट उसकी फास्ट है, हाथ कांप रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। ठीक है,
तो डॉक्टर अगर एक माइल्ड सेडेटिव दे तो उसकी एंजाइटी कम हो जाएगी, पेशेंट रिलैक्स होगा, लेकिन वो फुल्ली अवेक रहेगा, पढ़ भी सकता है, बात भी कर सकता है। अब मैं आपसे ये चीज़ें इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इस वे में यूज़ करी जाती हैं, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब एंजाइटी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो, हर इंसान नर्वसनेस को फील करता है एग्ज़ाम के टाइम पे या बहुत सारी चीज़ें, मगर ये जो एंजाइटी है अगर इस टाइप से हो, ठीक है, तब उसको सेडेटिव्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यही सेडेशन है जो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ हिप्नोटिक्स क्या है, ठीक है। हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन इतनी इंक्रीज कर देती हैं कि पेशेंट को अब स्लीप इंड्यूस हो जाती है, मतलब उसको नींद आ सकती है, नींद आना शुरू हो जाती है। तो हिप्नोटिक्स आर ड्रग्स दैट इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप। मतलब हिप्नोटिक्स पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करती, मतलब उसके शांत नहीं करती, बल्कि उसको ये सुला भी देती हैं। सुलाने का सेंस ये नहीं कि उसको बेहोश कर देंगे, सुलाने का सेंस उसको नींद दिलाएंगे, जैसे नॉर्मल स्लीप होती है, जगाओगे तो उठ भी जाएगा, बस शायद उसके बाद उसको थोड़ी सी नींद आती रहे, बट इस टाइप की। तो इनका पर्पस होता है, जो हिप्नोटिक्स है इनका क्या पर्पस होता है, स्लीप को इंड्यूस करना, स्लीप को मेंटेन करना। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है, नींद ना आने वाली जो बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है, ठीक है। नींद ना आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री, कोई ट्रामा, है ना, कोई डर, कोई चिंता, या बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंसोम्निया ट्रीट करना, स्लीप क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। तो हिप्नोटिक ड्रग्स देने के बाद पेशेंट क्या होता है, थोड़ा ड्राउजी फील करता है। ड्राउजी का मतलब हल्का सा लेजी या हल्का सा नींद वाला चेहरा उसका लगेगा। कॉन्शियसनेस ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। उसकी जो अचेत अवस्था है वो धीरे धीरे, ठीक है, सचेत अवस्था जो है उसकी वो धीरे धीरे वो कम होने लगती है, और स्लीप इनिशिएट होती है, धीरे धीरे उसको नींद आना शुरू होती है, ठीक है। और डीप रेस्टफुल स्लीप मिलती है, बहुत गहरी नींद आती है। ब्रेन एक्टिविटी जो है ये टेम्परली रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। खैर, तो एग्जांपल के तौर पे अगर किसी पेशेंट को सीवियर इंसोम्निया है, इंसोम्निया मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री का होता है। फर्स्ट डिग्री में कुछ दिन के लिए, सेकंड डिग्री में, और थर्ड डिग्री में जब इंसान महीनों महीनों उसको अच्छे से नींद ना आए, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को सीवियर इंसोम्निया है और वो 3 से 4 दिन से बिल्कुल नहीं सो पा रहा है, तो डॉक्टर से हिप्नोटिक प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ड्रग लेने के कुछ टाइम बाद पेशेंट सो जाता है, और यही एक हिप्नोटिक इफेक्ट है, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखे मिलेंगी। सेडेटिव्स आर ड्रग्स दैट रिड्यूस एंजाइटी, एक्साइटेंस या एक्साइटमेंट एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो सो प्रोड्यूसिंग अ स्टेट ऑफ मेंटल calmness and relaxation without necessarily causing sleep. So they help decrease excessive CNS activity and emotional tension while allowing the patient remain awake and responsive. पेशेंट जगा हुआ रहेगा और आपकी बातों का रिस्पॉन्स दे सकता है। वहीं पे दूसरे जो हमारे हिप्नोटिक्स हैं आर ड्रग्स दैट इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप resembling natural sleep, एकदम नेचुरल स्लीप के जैसे, एंड आर प्राइमरीली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, नींद ना आने वाली बीमारी में अक्सर इसका यूज होता है। एट हायर डोज सेडेटिव कैन एक्ट एज हिप्नोटिक, इंडिकेटिंग दैट बोथ इफेक्ट इज एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिन्यूम ऑफ सीएनएस डिप्रेशन। यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये ड्रग्स एक्ट करती है मेनली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, एंड पर्टिकुलरली हमारे ब्रेन के ऐसे एरियाज पे जो हमारे सोने के लिए, अलर्ट होने के लिए, जागने के लिए, ठीक है, स्लीप को रेगुलेट करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो मैंने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में, ठीक है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकली मोस्ट सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स बाय। देखो, अब आपको मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है बेसिकली यहाँ पे।
फार्माकोलॉजिकली मोस्ट सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स एक्सर्ट करती हैं अपना इफेक्ट कि वो इन्हेंस करें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन, ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन कौन है? गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो ब्रेन में दो मेजर सिस्टम्स कंटिन्यूअसली काम करते हैं, ठीक है। एक तो एक्साइटेटरी सिस्टम है, ये न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, अलर्टनेस मेंटेन होती है और वेकफुलनेस बनी रहती है। और यहीं पे दूसरा सिस्टम है इनहिबिटरी सिस्टम, ये न्यूरॉन्स को सप्रेस करता है, ब्रेन एक्टिविटी स्लो करता है, रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है, स्लीप इंड्यूस करता है, और ब्रेन के जो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, उनके तरीके से काम करेगा। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अभी मैंने आपको बताया, नाम क्या है उसका? गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। देखो, गाबा सीएनएस का एक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब गाबा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो न्यूरॉन्स की फायरिंग कम हो जाती है। न्यूरॉन फायरिंग का मतलब जो एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है? रिजल्टेंट ब्रेन एक्टिविटी डिक्रीज होगी, एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस होती है, एनजाइटी कम होती है, रिलैक्सेशन कम होता है, स्लीप आती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ठीक क्या होगा? सेडेशन, हिप्नोसिस, एंजियोलाइसिस, मसल रिलैक्सेशन, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट। खैर, सो हाउ डू मोस्ट सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स वर्क्स? मतलब मोस्ट सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स कैसे काम करेंगी? डायरेक्टली ब्रेन को बंद नहीं करती हैं चीज़ें, ये गाबा के इफेक्ट को बढ़ा देती हैं, जिससे गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, क्लोराइड आयंस न्यूरॉन के अंदर आते हैं, आगे आके बताऊंगा, और न्यूरॉन हाइपरपोलाइज हो जाता है, तो उस न्यूरॉन को एक्साइट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। खैर, तो क्यों सीएनएस की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है? ब्रेन के जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, एक दूसरे को लगातार इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करते हैं? वो भेजते रहते हैं, ठीक है। सेडेटिव या फिर हिप्नोटिक ड्रग्स इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देते हैं, और जब न्यूरॉन्स कम फायर करते हैं तो क्या होता है? तो थॉट्स ये स्लो हो जाते हैं, ठीक है। एनजाइटी डिक्रीज हो जाती है, इमोशनल रिस्पॉन्स कम होता है, स्केलेटल मसल रिलैक्स होती है, स्लीप ईजिली इंड्यूस होती है, और ये सारी चीज़ें हमें जो है एक्शन के तौर पे दिखता है। सो एज अ रिजल्ट सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? सीएनएस डिप्रेशन के रिजल्ट्स में ड्रग्स कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि सबसे पहला आप देख रहे हो सेडेशन, ठीक है, कामनेस और रिलैक्सेशन। दूसरा, रिलीफ फ्रॉम एनजाइटी, ड्राउजीनेस, स्लीप इंडक्शन, एंजियोलाइसिस, एनजाइटी को कम करना, मसल रिलैक्सेशन, एंटी कन्वर्जन, मतलब कि कन्वर्जन का मतलब होता है जो दौरे आते हैं, उसको भी कम करना कुछ ड्रग्स में, इमोशन एक्साइटमेंट, मोटर एक्टिविटी कम हो जाना, अलर्टनेस कम हो जाना, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो जाना। जब हाई डोज नहीं चाहते वैसे तो हम, ठीक है, तो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट मिलते हैं। लो डोज में सेडेशन, मॉडरेट डोज में कामिंग इफेक्ट, के बाद हिप्नोसिस, ठीक है, हाई डोज में एनेस्थीसिया, ठीक है, और वेरी हाई डोज में कोमा में इंसान जा सकता है और जान भी जा सकती है उसकी, ठीक है। तो प्रोफाउंड सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा, डेथ, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है स्लीप के बारे में। देखिए, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स को समझने से पहले, तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स को समझने से पहले आपको नॉर्मल स्लीप की फिजियोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि नॉर्मल स्लीप कैसे आती है, तो ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स स्लीप को कैसे इंड्यूस करती हैं, ठीक है। खैर, इसीलिए पहले हम स्लीप, उसकी रेगुलेशन और उसकी इम्पोर्टेंस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो स्लीप इज़ अ नेचुरल, पेरियोडिक
reversible physiological state of reduced consciousness and responsiveness to external stimuli, during which there is decreased voluntary motor activity and partial suspension of sensory awareness, while vital functions such as respiration and circulation are maintained. कहने का मतलब ये है कि स्लीप एक नेचुरल, रिवर्सिबल और पेरियोडिक स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस है, जिसमें बॉडी और ब्रेन दोनों ही क्या करते हैं, वो टेम्परली एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कम रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं। इस स्टेट में पर्सन रेस्ट करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आसानी से जगाया या अवेकन जगाया जा सकता है। ठीक है, तो स्लीप अनकॉन्शियसनेस बेसिकली कोमा से अलग होती है, क्योंकि स्लीपिंग पर्सन को नॉर्मल स्टिमुलाई जैसे कि आवाज़, टच या लाइट से जगाया जा सकता है, बट कोमा वाले पर्सन को नहीं। ठीक है, so sleep is not a passive shutdown of brain, but rather an active, highly regulated neurophysiological process involving complex interactions between brain regions, neurotransmitters and regulatory systems. तो स्लीप एक एक्टिव प्रोसेस है। पहले लोग सोचते थे कि स्लीप सिर्फ ब्रेन का स्विच ऑफ होना है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग क्या है, स्लीप एक एक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इस दौरान ब्रेन कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं होता। स्लीप के वक्त भी ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करती है। ठीक है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेमोरी प्रोसेसिंग होती है, टिश्यू रिपेयर होते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव रहता है। इसीलिए स्लीप को हम एक्टिव बायोलॉजिकल स्टेट मानते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला, एक्टिव हाईली न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, तो एक और चीज़, हम सोते क्यों हैं, वाई डू वी स्लीप? कभी सोचा है? हम कहते हैं बॉडी की रिकवरी के लिए। देखो, ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूसली दिन भर एनर्जी यूज़ करती है। ठीक है, ब्रेन भी कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। तो दिन भर की मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी के बाद बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत होती है। इसी रिकवरी के लिए जो हमारी स्लीप है ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर नींद नहीं आएगी तो नींद के बिना ब्रेन एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, मेमोरी वीक हो जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है। ठीक है, मूड की जो इरिटेबिलिटी है ये बढ़ जाती है, और फिज़िकल परफॉर्मेंस बहुत रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ स्लीप। द रेगुलेशन ऑफ स्लीप इज़ प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय, सबसे पहले वैसे तो दो चीज़ें हैं। ठीक है, बट ठीक है, देखो, स्लीप कभी भी हमें रैंडमली नहीं आती है। ठीक है, स्लीप कभी भी हमें रैंडम मीन्स अचानक से नहीं आती। हमारे बॉडी के अंदर एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है, जो डिसाइड करता है कि कब सोना है, कितनी देर सोना है, कब उठना है और कितनी स्लीप की रिक्वायरमेंट है। तो यही रेगुलेशन प्राइमरली ब्रेन के मल्टीपल सेंटर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली दो मेजर प्रोसेसेस स्लीप को गवर्न करती हैं। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पर देख रहे हो द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन द ब्रेन, अभी मैं जो आपने बताया, जो मेंटेन करता है वेकफुलनेस, अलर्टनेस। ठीक है, एंड हुज इनहिबिशन प्रमोट स्लीप। दूसरा हाइपोथैलेमस, स्पेशली इन द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है, जो एक्ट करता है बायोलॉजिकल क्लॉक के तरीके से और रेगुलेट करता है सर्काडियन रिदम। क्या होता है सर्काडियन रिदम, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, सेरोटोनिन, डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और हिस्टामिन, जो स्लीप इनिशिएशन और उसके मेंटेनेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो स्लीप को गवर्न करती हैं। ठीक है, सबसे पहला आप देखोगे सर्काडियन रिदम,
दो हैं, सर्काडियन रिदम इसको हम प्रोसेस सी बोलते हैं, और होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव इसको हम प्रोसेस एस बोलते हैं। ये दोनों मिलकर डिटरमाइन करते हैं कि हमें कब स्लीप फील होगी और कब अलर्टनेस मेंटेन रहेगी। तो खैर, सबसे पहले मैं आपको सर्काडियन रिदम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में घड़ी होती है, हम देखते हैं ना अभी दोपहर के 1 बजे हैं, हमारे प्लान्स हैं कि हमें खाना खाना है या फिर क्या करना है, सुबह 6 बज के हमें उठना है, 7 बजे हमें वॉक पे जाना है, नहाना धोना फ्रेश होना है, फिर पढ़ाई करने बैठना है। हमारे बॉडी का एक टाइम टेबल, हमारे जो हमारे डे रूटीन का टाइम टेबल होता है वो हम डिसाइड करते हैं टाइम देख के। बट हमारी बॉडी को कैसे पता है कि अब रात होने वाली है, अब मुझे सोना चाहिए, है ना, अब सुबह ऐसा हो गया या फिर चीज़ें ऐसी हैं, हर वक्त पे क्या करना चाहिए। तो बॉडी के अंदर या बॉडी का रूटीन, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। इसके पास भी एक घड़ी होती है, समझ लो, इसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं। देखो, सर्काडियन रिदम बॉडी की अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। बेसिकली ये रिदम लाइट और डार्कनेस के अकॉर्डिंग बॉडी फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है। इसका लाइट और डार्कनेस मतलब उजाले और अंधेरे के बिहाफ पे। तो सर्काडियन रिदम is the body's internal 24 hours biological clock that regulates the timing of sleep, wakefulness, hormone secretion, body temperature and many other physiological functions। ठीक है, तो अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती कहाँ है? ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये ही बॉडी का एक मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस रेटिना से लाइट की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। जब सनलाइट रेटिना पे पड़ती है तो ये सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है, वेकफुलनेस प्रमोट होती है और मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है ये कम कर देगा। मेलाटोनिन नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब डार्कनेस होती है ना, तो सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस क्या करता है? पीनियल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है और पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करती है। ठीक है, स्लीपीनेस थोड़ा सा इंक्रीज होती है। ठीक है, तो लाइट का रोल क्या है इसमें? जैसे कि मॉर्निंग लाइट ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, वेकअप हो गया। नाइट की डार्कनेस ब्रेन को सिग्नल मिलता है, प्रिपेयर फॉर स्लीप। इसीलिए आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी रात में मेलाटोनिन के रिलीज को डिले कर सकती हैं और स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है। इस वजह से हमें सोते वक्त इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आपका सर्काडियन रिदम क्या क्या कंट्रोल करता है? ये सिर्फ नींद को रेगुलेट नहीं करता है, इसके अलावा ये स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन सिक्रेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट रेट, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, अलर्टनेस, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा, ठीक है, दूसरा हमारा है होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव। इसको हम प्रोसेस एस बोलते हैं। देखो, होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव बॉडी का वो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो जितनी देर हम जागते रहते हैं उतनी ही स्लीप की नीड ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो द होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव इज द बॉडीज प्रेशर टू स्लीप दैट इंक्रीजेज विद द ड्यूरेशन ऑफ वेकफुलनेस एंड डिक्रीजेज आफ्टर एडिक्वेट स्लीप। कहते हैं हमने इतनी देर जगह है तो हमको इतना सोना पड़ेगा, है ना। तो कैसे काम करेगा? सुबह उठने के बाद स्लीप प्रेशर बहुत कम होता है। जैसे जैसे दिन गुजरता है ब्रेन कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है एडिनोसिन। कौन सा? एडिनोसिन। एडिनोसिन ब्रेन में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता है। जितना ज़्यादा एडिनोसिन उतना ज़्यादा स्लीपीनेस। ठीक है, दूसरी चीज़, रात तक
स्लीप प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और स्लीप लेने के बाद एडिनोसिन लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, तो मॉर्निंग में क्या होगा, स्लीप प्रेशर फिर से मिनिमम हो जाता है और इस तरीके से, ठीक है। मान लो अगर आप पूरी रात जागते रहें और नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा नींद आएगी, क्यों? क्योंकि होमोस्टैटिक स्लीप ड्राइव कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है ना। तो इसलिए रोज जैसे कई बार कैफीन की बात करें, कैफीन और टी में क्या होता है, इसमें कैफीन होता है, कैफीन एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, इसीलिए टेम्पररी अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कैफीन स्लीप प्रेशर को रिमूव नहीं करती, ठीक है। सिर्फ टेम्परली उसका इफेक्ट मास्क करता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इंटरेक्शन क्या है सर्काडियन रिदम और होमोस्टैटिक स्लीप ड्राइव के बीच में? नॉर्मल स्लीप तब आती है जब सर्काडियन रिदम स्लीप को प्रमोट करे और होमोस्टैटिक स्लीप प्रेशर भी हाई हो। अगर दोनों सिंक्रोनाइज हो, सिंक का मतलब आपस में मैच करें, तो पर्सन इजीली स्लीप कर लेता है, नींद सो लेता है। लेकिन अगर स्लीप प्रेशर ज़्यादा है लेकिन ब्राइट लाइट एक्सपोजर है या सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब है, जेट लैग, नाइट शिफ्ट, तो स्लीप डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसी वजह से शिफ्ट वर्कर्स और जेट लैग वाले पेशेंट्स में इंसोम्निया बहुत कॉमन होती है, ठीक है। खैर, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, स्लीप बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए एक एसेंशियल फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसकी मेजर फंक्शंस क्या हैं? फिजियोलॉजिकल रीस्टोरेशन, स्लीप के दौरान टिश्यूज़ हमारे रिपेयर होते हैं, सेल रीजनरेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होती है, मसल रिकवरी होती है और बॉडी नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ मेमोरी कंसोलिडेशन, कि दिन भर जो इन्फॉर्मेशन हम सीखी जाती है हमसे, स्लीप के दौरान ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को ही हम मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। इसी वजह से आप लोगों के लिए प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन रिकवरी के लिए भी स्लीप ब्रेन के मेटाबॉलिक फटीग से रिकवर करती है, तो न्यूरॉन्स की एनर्जी रिस्टोर होती है, ब्रेन एफिशिएंटली फंक्शन करता है। उसके अलावा लर्निंग और कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट, लर्निंग इम्प्रूव करती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इम्प्रूव होगी, डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, इमोशनल रेगुलेशन, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं आएगी, स्लीप इमोशनल बैलेंस मेंटेन करती है। अगर स्लीप अच्छी नहीं होगी तो इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स ये बढ़ सकते हैं, ठीक है। इम्यून फंक्शन, स्लीप इम्यून सिस्टम को और मजबूत करती है, इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस करती है, इम्यून सेल एक्टिविटी इम्प्रूव करती है, रिकवरी बहुत फास्ट कर देती है, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन रेगुलेशन, स्लीप के दौरान इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल सर्काडियन पैटर्न के लिए बेटर है, लेप्टिन, ग्रेलिन। तो ये हार्मोन्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन, स्लीप के टाइम हार्ट रेट रिड्यूस होता है, बीपी डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होती है, एनर्जी कंजर्व होती है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन है, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन इंप्रूव होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी मेंटेन करती है, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, ठीक है। हार्ट का वर्कलोड रिड्यूस होता है, लॉन्ग टर्म कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मेंटेन होती है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हेल्दी लाइफ के लिए एडिक्वेट स्लीप उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीन वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इनसफिशिएंट स्लीप से फटीग, पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, इम्यूनिटी का रिड्यूस हो जाना, इंक्रीज्ड एक्सीडेंट रिस्क, बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं।
तो ठीक है, इस क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी वो है टाइप्स ऑफ स्लीप, ठीक है। इसमें हम रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, दो टाइप की स्लीप होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इन सब में क्या क्या होगा, कौन कौन से स्टेजेस होंगे, कब आपको सपने आते हैं, ठीक है। ये जो भी सारी चीज़ें हम आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।